दोस्तों नमस्ते। ये रामश्री आईएएस का ऑनलाइन चैनल है। मेरा नाम डॉक्टर एस के पांडे है और हम इस मंच से आपको ऐसे अकादमिक विषयों से रूबरू कराते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं। इसी क्रम में पेश है एक नए विषय, शीत युद्ध पर व्याख्यान। दोस्तों, शीत युद्ध या कोल्ड वॉर एक ऐसा शब्द है जो दशकों तक दुनिया को तंग करता रहा। यह इतना महत्वपूर्ण है कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो प्रसिद्ध विद्वान फ्रांसिस फुकुयामा ने इसे इतिहास के अंत की संज्ञा दी। हालांकि इतिहास का अंत एक अलग और महत्वपूर्ण विषय है। संक्षेप में इसका मतलब यही है कि दुनिया का द्विपक्षीय वैचारिक संघर्ष सोवियत संघ के विघटित होने से एक नए युग में जा पहुंचा, जहां उदार लोकतांत्रिक या सरल शब्दों में पूंजीवाद का वैचारिक एकाधिकार उभर कर आ गया। आप सब अब सहज ही समझ सकते हैं कि शीत युद्ध एक बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक परिस्थिति थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा था और जिसका अंत एक युग के अवसान और दूसरे के उदय होने के रूप में लिया जाता है। इस पृष्ठभूमि के आलोक में हम शीत युद्ध और उसके प्रभावों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शीत युद्ध आखिर क्या बला है। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क पर दो व्यक्ति आपस में वाद विवाद कर रहे होते हैं। अक्सर मुद्दा गाड़ी को खरोंच मारने का होता है। प्रत्येक तर्कों या कुतर्कों से खुद को निर्दोष और दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करता है। हमारे कानपुर में इस वार्तालाप को मुहा चाही कहते हैं। अर्थात बोलकर लड़ाई या मौखिक एक संघर्ष इसको कहा जा सकता है। धीरे धीरे इसी घटनाक्रम में धीरे धीरे होता यह है कि एक दूसरे के समर्थक भी आ जाते हैं और लगता है कि कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कुछ देर बाद दोनों पक्ष शांत होकर अपने गंतव्य का रुख कर लेते हैं और इस प्रकार टकराव जैसी स्थिति तो उत्पन्न होती है, किंतु वास्तविक टकराव नहीं होता है। हम अगर शीत युद्ध को इस ढंग से समझने की कोशिश करें तो दुनिया में भी एक ऐसी स्थिति थी कि दो पक्ष उभर आए थे, दोनों में टकराव की स्थिति थी, गंभीर टकराव की स्थिति थी, किंतु वास्तविक टकराव नहीं था। दोनों महाशक्तियां युद्ध के मैदान में कई बार लगा कि आमने सामने आई, लेकिन उनमें वास्तविक युद्ध नहीं हुआ पूरे शीत युद्ध के दौरान। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ये जरूर था कि अनेक युद्ध में जो हुए दो पक्षों के बीच, उसमें दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ समर्थन दिया था, जैसे कि कोरियाई प्रायद्वीप का युद्ध। तो देखिए, वॉर तो वॉर होता है, ये हॉट होता ही है। कोल्ड वॉर जंग के मैदानों में ना होकर दरअसल इंसानी दिलो दिमाग में लड़ा गया। प्रचार प्रसार के द्वारा अपने अपने पक्ष का पोषण किया गया, अपनी अपनी विचारधारा को बेहतर साबित करने का प्रयास हुआ, अपने अपने समर्थकों की संख्या में वृद्धि की कोशिशें हुई। कुल मिलाकर वर्चस्व की जंग थी है। मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि प्रत्येक देश का सर्वोच्च लक्ष्य उसका राष्ट्रीय हित होता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि युद्ध के द्वारा भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन और मध्यकाल के इतिहास को अगर हम खंगालें तो पाते हैं कि युद्ध के माध्यम से शक्तियां अपना विस्तार करती थीं और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती थीं। औपनिवेशिक काल में अधिक से अधिक उपनिवेशों पर कब्जा करने की होड़ कई बार सैन्य टकराव में तब्दील हो जाती थी, किंतु व्यापक जनसंहार के हथियारों और युद्ध प्रौद्योगिकी के विकास ने युद्ध को विदेश नीति के एक साधन के रूप में कमजोर विकल्प बना दिया है। एक तरह से अगर अप्पा दोराई के शब्दों में देखा जाए तो युद्ध जो है एक कठिन स्थिति विदेश नीति के समक्ष पैदा करता है। तो इसी कारण से युद्ध की संभावना कम रहती है और शक्तियां युद्ध के टकराव से बचती हैं। खासतौर से परमाणु आयुध के कारण शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियां वास्तविक युद्ध से बचती रहीं, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के पास हजारों की संख्या में परमाणु बम थे। कई बार लगा कि दुनिया तबाही के समीप जा पहुंची है। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा ही था जिसमें महाशक्तियां गंभीर तबाही के मुहाने पर जा पहुंची थीं, किंतु समस्या टल गई तो पूरी की पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। अब तक आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कुल मिलाकर वर्चस्व की एक प्रतिस्पर्धा थी। इसमें प्रत्येक उस साधन का प्रयोग हुआ जो पक्ष विशेष के हितों के अनुकूल था। दोस्तों, एक
और मजेदार बात आपसे शेयर करूंगा। शीत युद्ध की व्याख्या भी अनेक तरीकों से हुई। समाजवादी और पूंजीवादी सोच के विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इस वैश्विक जटिलता को परिभाषित किया। एक सुंदर उदाहरण है जॉन फॉस्टर डलिस का। वो कहते हैं कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धार्मिक व्यक्तियों का अधार्मिकों के खिलाफ संघर्ष था। डलिस राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के प्रशासन में दरअसल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इन्होंने सोवियत संघ को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के प्रयास किए थे। इन्होंने जो अच्छाई बुराई धर्म अधर्म जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, उसमें नकारात्मक शब्द समाजवाद और अच्छे शब्द पूंजीवादी व्यवस्था के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस दौर का अकादमिक महत्व का साहित्य शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से निश्चित रूप से भरा हुआ है। दोनों विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान शीत युद्ध को अपने चश्मे से दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इसमें वे खुद को हीरो और दूसरे को विलन साबित करने की कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी के लिए शीत युद्ध इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि इसके खत्म होने के कई दशक बाद भी महाशक्तियों के पास पारस्परिक जो टकराव वाली जब स्थिति होती है तो उसे कई बार शीत युद्ध शब्द से संबोधित किया जाता है और इसका खूबसूरती से इसकी अभिव्यक्ति की जाती है। चीन अमेरिका के तनावपूर्ण संबंध हो या फिर रूस और अमेरिका के मतभेद, मीडिया अक्सर इन घटनाओं को शीत युद्ध के रैपर में लपेटकर पेश करता है। रूस और यूक्रेन के मध्य जो अभी जंग जारी है उसमें शीत युद्ध का भूत भी नजर आता है। हालांकि ये बात अलग है कि न रूस सोवियत संघ है और न ही अमेरिका साम्यवाद के प्रतिरोध के लिए जबरदस्त उत्साह से भरा हुआ है और न ऐसी कोई जरूरत भी है उसको। तो ऐसी जरूरत नहीं होते हुए भी दोनों के कई बार टकराव की स्थिति को शीत युद्ध शब्द से संबोधित किया जाता है। चीन का ही उदाहरण लें तो पाएंगे कि वहां की सोच का साम्यवादी स्वरूप काफी हद तक अदृश्य है। चीनी राज्य व्यवस्था समाजवादी हो सकती है किंतु अर्थव्यवस्था उदार पूंजीवादी है। विरोधाभासों का गजब का समन्वय है। ये 1 अक्टूबर 1949 को जिस चीन की स्थापना हुई थी वो आज उससे भिन्न है। भले ही आज की दुनिया बहुध्रुवीय हो, लेकिन शीत युद्ध शब्द का प्रयोग तनावपूर्ण स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए बदस्तूर जारी है। एक तरह से शब्द वही है किंतु उसके निहितार्थ काफी हद तक बदल चुके हैं। शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ? जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए? दोस्तों, पामस्टन ने एक बार कहा था कि इस दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और न ही मित्र। जो कुछ भी स्थायी है उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फासीवादी शक्तियों से मुकाबले के लिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, किंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ दुनिया का एक नया राजनीतिक पक्ष उभरने लगा, नए समीकरण बनने लगे। परिणाम स्वरूप तो नई शक्ति संरचना में दोनों के हित अब टकराने शुरू हो गए थे। पारस्परिक अविश्वास ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। अमेरिका ने परमाणु क्षमता अर्जित की, किंतु सोवियत संघ के अनुसार उसे इस बात से कभी बताया नहीं गया, अवगत नहीं कराया गया और उसे अंधेरे में रखा गया। इसी बात से सोवियत संघ नाराज था। युद्ध के पश्चात अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध लामबंदी की। चर्चिल का फुलटन भाषण तो इसका चरम कहा ही जा सकता है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण पामस्टन का कथन ही है कि जैसे ही दुनिया बदली राष्ट्रीय हित बदले। जब राष्ट्रीय हित बदले तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर भी इसका नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था। दोस्तों, शीत युद्ध उस समय शुरू हुआ जब लंबे संघर्ष के पश्चात भारत ने आजादी हासिल की। 1947 की दुनिया को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें अनेक औपनिवेशिक दासता से देश मुक्त हो रहे थे। उनके सामने 2 विकल्प खुले हुए थे, या तो वो सोवियत संघ के साथ जाएं या अमेरिका के साथ जाएं। भारत के सामने भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन भारत के तत्कालीन नेतृत्व ने इस स्थिति के मध्य का मार्ग अपनाया। भारत को आज़ादी बहुत त्याग और संघर्षों के पश्चात प्राप्त हुई थी और इस आज़ादी के महत्व को समझते हुए उस समय के नेतृत्व ने यही उचित समझा कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का
का पालन करें और उसी को अपनी विदेश नीति का मुख्य आधार बनाएं। और आप देख सकते हैं कि 1961 में बाकायदे बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है और काफ़ी हद तक ये जो विचार है आज भी भारत के वैदेशिक संबंधों में देखा जा सकता है। खासतौर पर इस समय एक जो घटनाक्रम जारी है, हालांकि मैं एक बात कहूँगा यहाँ पर कि 1991 में जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो उसके पश्चात आलोचक गुटनिरपेक्षता की स्थिति को एक अप्रासंगिक मानकर चलने लगे। लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और भारत से अपेक्षा की जाती है कि वो दोनों पक्षों में से किसी एक का समर्थन करे और दोनों ही पक्ष भारत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ही कुशलता से भारत के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ने दोनों ही पक्षों से एक समन्वय बना के रखा हुआ है अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल। और सबसे खास बात यह है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस से दूरी बनाए, रूस का भी भारत पर दबाव है कि वो रूस के हितों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करे। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात यहाँ पे जोड़ूंगा कि भारत ने रूस से तेल आयात किया, हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव अमेरिका ने बनाने की कोशिश की। तो एक तरह से देखा जाए कि असंलग्नता की नीति एक महत्वपूर्ण नीति है और इसने भारतीय राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि की है। हालांकि इसके अलग अलग पक्ष भी हैं। कई बार आलोचकों ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को बहुत ही काल्पनिक नीति की संज्ञा दी और कहा कि इससे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में कहीं ना कहीं से बाधा हुई। खासतौर पर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो आलोचक ये मानते थे कि अगर भारत अमेरिका के साथ होता या पूरी तरह से सोवियत संघ के साथ होता तो शायद चीन ऐसी हिमाकत न कर पाता। तो दोस्तों, आज हमने शीत युद्ध को समझने की कोशिश की और ये जानने का प्रयास किया कि ये शब्द है क्या। खासतौर पर ये उन विद्यार्थियों के लिए जो जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, जो संघ या राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या अकादमिक परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करते हैं और नए हैं इस विषय को लेकर, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायी होगा, ऐसी आशा मुझे है। तो मुझे अब अनुमति दीजिए और अपने विचारों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।